हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 10 बेस्ट तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और लास्ट में यदि आपको लगता है मैंने आपको फ्री में बहुत कुछ अच्छा समझाया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपनी फ़ी दे सकते हैं। चलिए बिना वेस्टिंग टाइम जानते हैं हमारे 10 बेस्ट तरीक़ों के बारे में। बचत तो सब करना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन बचाया हुआ पैसा कहाँ खर्च कर देते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए बचत करने से पहले इसके तरीक़ों को अच्छे से जान लीजिए और इनको अच्छे से नोट कीजिए कि कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ पहला कौन सा तरीका है जिससे आप बचत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप नगद भुगतान करें। हम मानते हैं कि यूपीआई के ज़रिए ₹1 का भुगतान करने की भी सहूलियत रहती है, पर छोटी छोटी रकम के ज़रिए हुआ खर्च भी बचत ना कर पाने का एक बड़ा कारण है। हर रोज़ अनावश्यक चीज़ों पर ₹5-6 का भुगतान ऑनलाइन कर देते हैं आप लोग, तो महीने में एक ठीक ठाक धनराशि आपकी उड़ जाती है। इसी तरह बाज़ार में आप ख़रीदारी करते वक्त भी निश्चित रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड है, जितना चाहें ख़रीदारी कर सकते हैं। बचत करनी है तो ख़रीदारी हमेशा नकद के साथ करें। हाथ में सीमित पैसे होंगे तो खर्चे भी सीमित रहेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समझाना चाहूँगा कि कभी भी आप नोट कीजिएगा कि मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपये दे रहे हैं। यदि आप उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको इमोशनली या बोले तो आपके माइंड में वो क्लिक नहीं हो पाएगा। लेकिन आप हाथ से देते हैं तो वो इमोशनली काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है हमारे ऊपर कि हमने उसको 10,000 रुपये दिए हैं। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जब भी नकद भुगतान करेंगे, आपके हाथों से वो पैसा जाएगा तो वो आपके माइंड पर इफ़ेक्ट डालता है कि वो कितना ज़्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको मार्केट में जब भी आप शॉपिंग करने जाएँ या कुछ ख़रीदने जाएँ, तो हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप नकद भुगतान करें वहाँ पर। अब चलिए जानते हैं हमारे दूसरे तरीके के बारे में। ब्याज के पैसे को बचाएं। अगर आपने कर्ज लिए हुए हैं, जैसे होम लोन है या फिर पर्सनल लोन है या फिर कोई भी अदर लोन है आपका, तो अपने बैंक या आजकल वैसे तो बहुत से स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर बोले तो बहुत सी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जहाँ से आपको आसानी से अपना लोन ले सकते हैं। आप आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ एक आवेदन करना है और जो वहाँ पर आपसे ब्याज ले रहे हैं उसको कम करने के लिए आपको उस आवेदन में बोलना है। आप कर्ज की एक मुश्त राशि भी दे सकते हैं। एक मुश्त राशि देने से आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो ब्याज लग रहा है आपको वो काफ़ी कम हो जाएगा। और आपको इसी बात को उस आवेदन में या बोले उस एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना है कि आप एक मुश्त राशि उसकी जमा कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी ब्याज की राशि कम की जाए। और इस राशि को बचत करके आप अपनी बचत के वाले जो सेविंग अकाउंट रहता है, आप अलग ही एक सेविंग अकाउंट रखते हैं, उसमें आप जमा कर लीजिए। यहाँ मैं आपको लोन के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोन मत लीजिए या फिर बिल्कुल ही आप पूरा नगद में अपना काम कर लीजिए, ऐसा होता नहीं है। जनरली आपको कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जहाँ आपको होम लोन या पर्सनल लोन कुछ भी लेना पड़ता है, तो आप उसको लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसको एक मुश्त राशि जमा करने का, जिससे कि आपको ये ब्याज दर कम पड़ेगी या फिर बोले तो ब्याज की राशि आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। ये कॉस्ट आपको काफ़ी कम पड़ जाएगी। चलिए अब हमारा तीसरा तरीका जानते हैं कि कौन सा है हमारा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि क्रेडिट कार्ड का कम यूज करें। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि क्रेडिट कार्ड बना कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए मेरा पैसा है, मुझे कहीं भी खर्च करना है, इसको करना ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार अच्छे से उसको क्रेडिट कार्ड को देखिए कि आपका कितना ज़्यादा पैसा वहाँ जाता है। आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी सामान लेते हैं, जब आप उसको समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो आपको कितनी ज़्यादा ब्याज दर वहाँ लगती है। आप अच्छे से उसको गौर से देखिए कि कितनी ज़्यादा ब्याज दर वहाँ ले रहे हैं वो आपसे। और मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड का यूज भी कर रहे हैं, तो हमेशा उसका ध्यान रखें कि समय पर उसका भुगतान करें ताकि ब्याज या पेनल्टी से बचा जा सके। इसी तरह बीमा प्रीमियम की भी समीक्षा करें। अगर बीमा कंपनी आपसे ज़्यादा प्रीमियम की वसूली कर रही है तो पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा सकते हैं। आजकल क्या पहले भी ये नियम था कि आप अपनी जो बीमा पॉलिसी है उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमा कंपनी आपसे ज़्यादा प्रीमियम ले रही है तो आप उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
अब हमारे चौथे तरीके के बारे में जानते हैं, सैलरी से कितना बचा रहे। आमतौर पर जब पैसे बचाने की बात आती है तो बचाई गई राशि इस बात पर निर्धारित होती है कि ज़रूरतों पर खर्च करने के बाद महीने के अंत में कितना बचता है। यह बचत का बहुत पुराना तरीका है। प्रसिद्ध निवेश के गुरु हमारे वॉरेन बफेट के अनुसार आपको अपनी बचत का प्रतिशत या बचत राशि खर्च करने से पहले निर्धारित कर लेनी चाहिए कि आपको कितनी राशि अपने बचत अकाउंट में रखनी है। खर्च से पहले मासिक आय का कम से कम 20% बचत के लिए निकालना है आपको। उसके बाद ही कुछ आगे खर्च का प्लान बनाइए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मासिक आय आपकी 10,000 रुपये है। इसमें से 50% धन बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। बुनियादी ज़रूरतें हर एक की होती हैं, उन पर मान लीजिए 50% आपने खर्च कर दिया, तो आय का कम से कम 20% या प्रतिशत बचत में आपको डालना ही है। और आपको अच्छे से अनुशासित तरीके से इसको फॉलो करना है कि हर मंथ में आपको 20% अपने बचत अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में डालना ही। चलिए जानते हैं हमारे 5वें तरीके के बारे में। इमरजेंसी फंड तैयार करें। अगर आप एक दिन में 1 रुपये की भी बचत कर रहे हैं तो महीने में कम से कम आपके 30 रुपये का निवेश अवश्य हो जाएगा। हर छोटी मोटी बचत को इमरजेंसी फंड में डालते जाएं। विशेषज्ञों के मुताबिक हर व्यक्ति के पास 3 से 6 महीने के घर खर्च के बराबर अतिरिक्त राशि होनी चाहिए। इस निधि को बचत खाते में या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप इमरजेंसी फंड जब भी आपको कोई इमरजेंसी आएगी तो उसका यूज कर सकते हैं। इससे आपको सबसे बड़ा ये बेनिफिट रहेगा कि आप जैसे मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी आ गई है तो आपका जो रेगुलर इनकम है या बोले रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उन पर आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा तो आप उससे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारे 6ठे तरीके के बारे में। हमेशा बचत का निवेश करें। अपनी मासिक आय और सामान की खरीद पर मिली छूट से जो पैसा आप बचा रहे हैं उसे सही जगह पर सुरक्षित निवेश करें। इस निवेश में बेहतर वापसी और बढ़ोतरी के लिए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर 10,000 रुपये आप बचत कर रहे हैं तो 10 साल के लिए इसकी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। तो 10 साल बाद आपको 23,23,000 रुपये 12% रिटर्न के साथ मिल सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको रिटायरमेंट योजना के लिए PPF खाते में अपना अकाउंट जरूर खोलना है। यहाँ पर क्या है, साल में 1.5 लाख रुपये एक मुश्त या मासिक किस्तों में भी जमा कर सकते हैं आप अपना पैसा। यहाँ पर आपकी ब्याज दर क्या मिलती है, 7.10 के हिसाब से आपको ब्याज दर मिलती है। और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिल जाती है। तो यहाँ आप अपनी बचत का निवेश करें, यहाँ आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए अब 7वां तरीका जानते हैं कौन सा है। हमेशा अपने खर्चों में कटौती करें। अपने खर्च करने की आदतों की समीक्षा करें और हर महीने घर खर्च का बजट बनाएं। उदाहरण के लिए अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है तो इसे कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा वाट का ट्यूबलाइट को कम वाट के LED से बदलें। सौर ऊर्जा के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं जो बिजली बिल में सालाना बहुत बड़ी बचत आपको दिलवा सकता है। घर का राशन, अन्य ज़रूरी चीज़ें स्थानीय किराना स्टोर या ऐसे मार्ट से लें जहां कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपको मिल जाए। यह भी ध्यान रखें कि जब भी सामान खरीदने जाएं तो सूची आपने साथ लेकर जाएं। अगर आपके पास एक लिस्ट है तो आप उससे क्या है लिमिटेड सामान खरीदेंगे, और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, यदि उसके बिना आप सुपरमार्केट से राशन खरीदते हैं तो आपको 30% एक अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं। इससे आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने कहाँ अपना कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी राशन की चीज़ें या फिर बोलें अपने घर के लिए राशन लेने जाएं तो एक लिस्ट आपको ज़रूर तैयार करना है। चलिए हमारा 8वां तरीका जानते हैं कौन सा है। महंगी चीज़ों पर कम फोकस कीजिए। हमेशा एक बात पर ध्यान दीजिए कि महंगी चीज़ें ही अच्छी हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर कम कीमत पर आपको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण चीज़ मिल रही है तो उसे खरीदना आपकी समझदारी होगी। तो आपको इस बात पर अच्छे से ध्यान देना है कि ब्रांडेड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ब्रांडेड चीज़ों से अच्छी भी सस्ती चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल है। यदि आप अच्छे से सर्च करोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो इस बात पर अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए हमारा 9वां तरीका जानते हैं। हर महीने नए कपड़े खरीदने से आपको बचना है।
यदि आपको पैसा बचाना है तो हर महीने नए कपड़े खरीदना भी पैसों को व्यर्थ करना ही है। इससे आपकी अलमारी में कपड़े बढ़ते जाएंगे और आपके जो अकाउंट है, आपके खाते से पैसे कम होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप हर महीने कपड़े खरीदने से बचें। ज़रूरी नहीं है कि 1-2 हफ्ते या 4 हफ्ते में कपड़े पुराने हो जाते हैं। आपको बस अपनी मेंटलिटी चेंज करनी है कि पुराने कपड़े भी अच्छे लगते हैं और नए कपड़े भी अच्छे लगते हैं। बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि मुझे कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि हर महीने कपड़े खरीदने से आपको बचना है। ये अब जानते हैं हमारा 10वां तरीका। 10वां तरीका हमारा है कि मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर को अच्छे से आपको केयर करना है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि मोबाइल ख़रीदने के 1 साल बाद ही पुराना सा लगने लगता है। फिर होता ये है कि ये जो मोबाइल है 15,000 का आपने ख़रीदा है या 20,000, 25,000 जितना भी आपका ख़रीदा है आपने, तो उसको आप यदि दुकान या मार्केट में एक्सचेंज करने जाते हैं तो उसकी जो आपकी कीमत है 4 से 5,000 रुपये ही उसकी कीमत आपको मिलती है। तो समझदारी इसी में है कि आपको अपने जो लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनकी अच्छे से केयर करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल में ही चीज़ें पुरानी लगनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कितने अच्छे तरीके से मैं इसको आगे और चला सकता हूँ, और ये अभी अच्छा चल रहा है तो मुझे आगे नया लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरतों को सीमित रखिए। जितनी आप ज़रूरतों को सीमित रखेंगे उतना ही अच्छा फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको बार बार चीज़ों को बदलना नहीं है। हाँ, पूरे तरीके से यदि डैमेज हो जाता है तब आप ज़रूर एक्सचेंज करने का सोच सकते हैं, लेकिन यदि आपकी डिवाइस अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से चल रहा है, तो बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको चेंज करने का। सो फ्रेंड्स, मैंने जल्दी क्विकली तरीके से आपको बचत करने के 10 बेस्ट तरीके बताए हैं। आपको हमेशा इनको फॉलो करना है। हम अपने स्तर पर पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार कुछ ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जिन पर खर्च करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक तरफ तो पैसा बचाते हैं और दूसरी तरफ उसका दुगना उड़ा देते हैं। इससे होता ये है कि बचाने से ज़्यादा हमारा पैसा खर्च हो जाता है। बचत के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। दरअसल पैसों को सोच समझकर खर्च करने के साथ साथ बचत करने के लिए अनुशासन और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। जितना आप डिसिप्लिन तरीके से और ईमानदारी से अपना पैसा बचत करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग पैसा तब खर्च करते हैं तब उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। उनकी आय जैसे जैसे बढ़ती है, जीवन में बदलाव होने लगते हैं। कब इच्छाएं ज़रूरत में बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता है, और उन्हें पूरा करने में सारा आमदनी लगा देते हैं। पैसों से जुड़े फैसले लेने में से पहले ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क जानना बहुत ही ज़रूरी है। आय कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे बचत करना सीखें और जो बचाया है उसे ईमानदारी से सुरक्षित करना सीखें और उसे सुरक्षित करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, और ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर और आगे भी चाहिए है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।